कोरोना वायरस क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया अब नहीं रहेगी? ये एक सवाल है जो उठ रहा है। किसी और चीज की तुलना में अगर किसी एक बात से हमारी दुनिया बदल जाती है तो वह है युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 की 8 मई यानी यूरोप में जीत का दिन, यकीनन वो दिन युद्ध का अंतिम अध्याय नहीं था। जापान बुरी तरह से हार गया था। नाजी जर्मनी की फौज में मित्र देशों की गठबंधन सेना के सामने बिना किसी शर्त के हथियार डाल दिए थे और इतिहास एक नए युग में दाखिल हुआ। महाशक्तियों के बीच ताकत के संतुलन के आधार पर एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा में दुनिया ने जरूरी कदम उठाया। लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका एक सैन्य सुपर पावर की तरह उभरा। परमाणु हथियारों के विकास के मामले में अमेरिका रूस से आगे निकल गया और उसने अपनी शक्ति का एहसास जो है वो सभी विश्व के सभी देशों को करवाया। नाटो का गठन हुआ। इसके बाद परमाणु शक्ति को ही दुनिया में ताकतवर होने का पैमाना माना जाने लगा। रूस भी जल्द ही इस रेस में शामिल हो गया। पूर्वी यूरोप पर अपने दबदबे को फिर से हासिल करने की रूस की चाहत ने कम विवादों वाली नई विश्व व्यवस्था के महत्वाकांक्षी सपने को चूर चूर कर दिया। इसी वजह से नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और अमेरिका और पश्चिम यूरोप के बीच सैन्य और कूटनीतिक मामलों को लेकर स्थायी जुड़ाव बन गया। इसी हफ्ते रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित वेबिनार में पत्रकार और इतिहासकार एनी एप्लेबॉम ने ध्यान दिलाया कि इस घटनाक्रम ने पश्चिम की अवधारणा को जन्म दिया। मूल्यों पर आधारित ये ऐसे गठबंधन था जो केवल सीमाओं को लेकर नहीं था बल्कि विचारों के बारे में भी था। लेकिन ऐसा केवल नेटो को लेकर नहीं था कहा जा सकता। जैसा कि प्रोफेसर माइकल क्लार्क अंडरलाइंस याद दिलाते हैं कि संगठनों का एक पूरा नेटवर्क हुआ करता था। प्रोफेसर माइकल क्लार्क कहते हैं युद्ध के पहले अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का जो ढांचा हुआ करता था उसका अब बहुत थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। इस बात को लेकर साल 1919 से भी ज्यादा साझेदारी थी कि एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए शून्य से शुरुआत करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र इस दिशा में एक प्रमुख उपलब्धि थी। फिर आया ब्रिटेन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम, अमेरिका, कनाडा, पश्चिम यूरोप का देश, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच कारोबार समझौता, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रिटेन इस पूरी प्रक्रिया में काफी असरदार रहा लेकिन अमेरिका की ताकत निर्णायक थी। तकरीबन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बात पर निर्भर थे कि अमेरिका उनकी स्थापना में कितनी दिलचस्पी लेता है और उन्हें कितना समर्थन देता है। पश्चिमी देशों की वर्चस्व वाले संगठन के दायरे से बाहर 50 और 60 के दशक में एक बहुत अलग किस्म की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वजूद में आई। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब दबाव में है क्योंकि इसकी राजनीतिक बुनियादी तेजी से बदल रही है और घटनाक्रम जो है वो धीरे धीरे बदलाव की ओर अग्रसित है। एशिया में आर्थिक सत्ता जो है इसकी वजह भी है और आजकल ये हर रोज न्यूज के एजेंडे का हिस्सा है। वो उभरता हुआ चीन था। सुदूर पूर्व और एशिया में आर्थिक सत्ता की दूरी बदल रही थी। यहां तक कि पश्चिमी देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी लोकप्रिय राजनीतिक धाराओं का उभार हो रहा था। उदाहरण के लिए नेटो के अंदरूनी संघर्ष को देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लिए नेटो की अहमियत पर सवाल उठा चुके हैं और तुर्की और हंगरी जैसे सहयोगी देश पहले से ज्यादा अधिकारवादी रवैया दिख रहे हैं। एनी एप्लेबॉम का कहना है कि अमेरिका की विदेश नीति में आए अलगाववादी रुख को रिपब्लिकन पार्टी के प्रभुत्व से जोड़कर देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि पश्चिम मूल्यों पर आधारित जो है वो कहते हैं कि पश्चिम मूल्यों पर आधारित व्यवस्था में दरार दिख रही है और इसे चलाने वाले राजनेताओं की
नई पीढ़ी अब फैसले कर रही है। अब शायद ही कोई ऐसा राजनेता बचा है जिसकी जड़ें युद्ध के तुरंत बाद वाले दौर से जुड़ी हुई हो। यानी बदलाव जो है वो अब काफी हद तक नजर आने लगा है। समकालीन इतिहास से बेरुखी ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर चीन का पदार्पण कोई अभी अभी हुआ है। वो शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा है। माइकल क्लार्क कहते हैं युद्ध से पहले भी और युद्ध के दौरान भी अमेरिका के मन में चीन को लेकर विशेष चिंता रही थी। हालांकि अब उसकी पहले की तरह जिक्र नहीं होता है। नई विश्व व्यवस्थाओं में अमेरिका ने चीन को साम्यवाद के उदय से पहले भी हमेशा एक महाशक्ति पर देखा था, उस ताकत के रूप में जो फ्रांस की संतुलन साधने का मादा रखता हो। इसलिए अमेरिका को उस समय बड़ा धक्का लगा जब 1949 से चीन का नियंत्रण साम्यवादियों के हाथ में चला गया। अमेरिका की यह तकलीफ 1972 तक बनी रही। दुनिया में चीन की भूमिका को देखते हुए अमेरिका अब दोबारा से मोह भंग का शिकार होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। भारत चीन जैसे देश जो है, माइकल क्लार्क की बात है से किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर लॉरेंस फ्रीडम सहमत दिखते हैं। प्रोफेसर लॉरेंस इस बात पर जोर देते हैं कि शीत युद्ध के दौरान चीन का मुद्दा अलग था। आज की तरह 20वीं सदी के चीन को आर्थिक तकनीकी खतरे की तरह नहीं देखा जाता था। जंग के बाद की विश्व व्यवस्था का अंत के कारण अमेरिका का कमजोर पड़ना नहीं है, बल्कि वो तो इसका लक्षण है। अमेरिका अब फिर से उसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। नई उभरती विश्व व्यवस्था इस सीधी सी बात पर निर्भर करती है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में रह रही है। इसी से विश्व की आर्थिक भूगोल तय होता है। उनकी ये ताकत राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता में बदल जाती है और ये दुनिया की सियासी ढांचे में उसी हिसाब से जगह जो है वो बना लेता है। कोविड-19 की जो महामारी है, तो क्या कोविड-19 की महामारी से संकट से दुनिया के कुछ बदलने जा रहा है? माइकल क्लार्क का कहना है कि महामारी के बाद की दुनिया एशिया की सदी तक सिमट कर रहने वाली नहीं है, लेकिन इसका असर होगा और आने वाले दशकों में कुछ वास्तविक बदलाव देखेंगे। उनका कहना है कि चीन को लंबे समय के लिए नुकसान होने जा रहा है। पहला यह कि उसने इस महामारी को जिस तरह हैंडल किया उसकी राजनीतिक आलोचना हो रही है, और दूसरा ये है कि सप्लाई चेन को लेकर उस पर दूसरों की निर्भरता से चीन कैसे निपटता है। हालांकि कोविड-19 के बाद के दौर की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होगी, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पब्लिक सर्विस और भाईचारे की भावना जिस तरह से बनी है वैसा कुछ हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं ऐसा होने की संभावना जो है वो कम ही नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।